नमस्कार बच्चों। कक्षा 7वीं हिंदी की वसंत पुस्तक के पहले पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को आज हम पढ़ेंगे। यह एक बहुत अच्छी कविता है और इस कविता का प्रतिपाद्य या मुख्य विषय यह है कि पक्षी आज़ाद ही रहना चाहते हैं और हमको उनको आज़ाद ही रखना चाहिए। हम अपने स्वार्थ में या अपने छोटे से सुख के कारण उनको पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो इस कविता में ये बताया गया है कि हम ये चाहते हैं या जानते हैं कि हम उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं पिंजरे के अंदर भी प्रदान कर देंगे तो उनको कहाँ दुख है, बल्कि बाहर तो उनको भटकना पड़ता है। तो पक्षियों की व्यथा को इसमें बताया गया है कि पक्षी ये चाहते हैं कि नहीं, हमें उस तरह के सुख नहीं चाहिए जो कि पिंजरे के अंदर होते हैं, हमें तो आज़ाद ही रहना है। तो और पक्षी क्यों आज़ाद रहना चाहते हैं, उन कारणों को या उन बातों को इस कविता में शिव मंगल सिंह सुमन जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। तो मैं आपको इस कविता को पढ़ाता हूँ। सबसे पहला काम आपका है इस कविता को गाने की योग्यता पैदा करना। दूसरा, इस कविता को अर्थ के साथ हृदयंगम करना, आत्मसात करना और इसको पूर्ण रूप से समझने की कोशिश करना। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि पहला लक्ष्य है इस कविता को गाने की योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, और दूसरा है कि इस को गाने के बाद हम अर्थ के साथ इसको सही ढंग से समझ सकें और उसके अर्थ को ले सकें। तो ये काम आप 2 दिन में कर लें और अगले 2 दिन में आप इस पर आधारित जो प्रश्न मैं आपको दूंगा उन प्रश्नों के उत्तर कर लें, और अगले 2 दिनों में आप इस पाठ पर आधारित जो 2 मुख्य व्याकरण हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगा, एक गुणवाचक विशेषण और दूसरा द्वंद्व समास, इन दोनों के बारे में आप कर लेंगे। तो ये पाठ इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। अगली कक्षा हमारी अगले गुरुवार को लगेगी, तब हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे, और एक दिन जो बीच में बचेगा उसको आप उसके रिवीजन और पुनरावृत्ति के लिए लगा लें। कैसे गाएंगे कविता सुनिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस तरह से आप इसको गाने का, या आपसे स्वयं भी अगर इसकी ओर कोई लय ताल बनती है तो आप इसको कर सकते हैं। कठिन शब्दों को मैंने पीले रंग से बोल्ड किया है, उनका अर्थ आप लिख सकते हैं कठिन शब्द के रूप में। तो कवि कहते हैं कि पंछी क्या कहते हैं, कवि के शब्दों में पंछी ये कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मतलब आजाद, स्वतंत्र, कहते हैं हम ऐसे पंछी हैं जो कि आजाद आसमान के हम पंछी हैं। पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, अगर आप हमें पिंजरे में डाल दोगे, पिंजरे में बांध दोगे, पिंजरे में कैद कर दोगे तो हम गा नहीं पाएंगे, हम मस्त नहीं रह पाएंगे, हम स्वस्थ भी नहीं रह पाएंगे, हम आनंदित नहीं रह पाएंगे। हम अपनी जो स्व जीवन है, जो मूल जीवन है, मूल प्रकृति की तरह से हम नहीं रह पाएंगे। और कहते हैं आप हमें भले
सोने से बनी हुई पिंजरे में रख दो। कहते कनक तीलियों से टकरा, कनक मतलब सोना, सोने की तीलियों से टकरा करके। भले आप हमें सोने की तीलियों से बनी हुई पिंजरे में भी रखोगे ना, तो हम खुश नहीं होंगे। आप कहीं ये सोच रहे हो कि हमने तो पंछी को सोने की तीलियों में रख रखा है, जंगलों में तो उनको कुछ भी नसीब नहीं होता है। कहते ना, हमें तो जंगल ही ठीक है। कहते सोने की तीलियों से बने हुए पिंजरे में टकरा टकरा करके हमारे जो पुलकित पंख हैं, हमारे जो कोमल पंख हैं, हमारे जो सुंदर पंख हैं, हमारे जो बहुत ही सॉफ्ट पंख हैं, वो टूट जाएंगे। अर्थात हम अपने आप को मृत्यु के दरवाजे तक ले जाएंगे, लेकिन पिंजरे पर रहना, पिंजरे के अंदर रहना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो बता रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले, हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं। आप क्या कर सकते हो हमें पिंजरे में रख के? कटोरी के अंदर पानी दे दोगे, पर वो बहता हुआ जल थोड़ी है। हमें तो बहता हुआ जल अच्छा लगता है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहते हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे, जंगल में भटकते भटकते हम मर जाएंगे अगर हमें कुछ खाने के लिए ना मिले, पानी के लिए ना मिले, कोई दिक्कत नहीं है, पर पिंजरे में रहना हमें पसंद नहीं है। और देखिए क्या कहते हैं, कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक मतलब कड़वी, निबोरी क्या होता है? नीम का जो फल होता है, जो कड़वा होता है। कहते कड़वा जो निबोरी है, निबोरी मतलब नीम का फल। कहते हैं हमें तो जंगल में आज़ाद रह करके कड़वे नीम के फल भी पसंद हैं, लेकिन पिंजरे के अंदर रह करके कनक कटोरी की मैदा भी हमको पसंद नहीं है। सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा भी हमको पसंद नहीं है। मैदा शब्द क्यों लिया है? क्योंकि उसको बिल्कुल भी और सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल उसको और मतलब वो आसानी से, सबसे छोटा रूप है, चूरा चूरा है, अर्थात उसमें उनको मेहनत भी नहीं करनी। और सोने की कटोरी में भी रखी हुई है, पर कहते ना, हम तो मेहनत कर लेंगे, हम चबा लेंगे, हम चबा चबा करके खा लेंगे, और हम कड़वी निबोरे भी खा लेंगे, लेकिन सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा भी हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हम आज़ाद रहना चाहते हैं। और कहते हैं स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, आप जो हमें सोने की बेड़ियों में बांध लेते हो, बेड़ी मतलब पैरों में तो नहीं, जो पिंजरा है उसी को बेड़ी का है। कहते सोने की बेड़ियों में या सोने के पिंजरे में आप जो हमें बांध देते हो, या आपने जो हमें बांध दिया है, उससे हम अपनी गति, गति मतलब अपनी स्पीड और उड़ान सब भूल गए। कहते हम जब आज़ाद थे तो क्या स्पीड से हम आपस में एक दूसरे का प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन किया करते थे, हमें पता चल जाता था किसकी गति क्या है। कहते लेकिन आपने हमें सोने की पिंजरे में भी बंद कर दिया है, तो उससे हमारा क्या नुकसान हुआ है? हम अपनी गति मतलब स्पीड और उड़ान सब भूल गए, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कहते बस हमें सपनों में ये दिखाई दे रहा है कि हम वहाँ क्या तरु मतलब पेड़ की फुनगी के झूलों पर झूला करते थे। तरु मतलब पेड़, फुनगी कहते हैं पेड़ की डाली का अगला हिस्सा। कहते उस पर जो हम बैठ कर झूलते थे, कहते वो हमारे कितने अच्छे दिन थे, वो तो हम केवल सपनों में देखते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के चक्कर में हमें बेड़ियों में बांध दिया है, अर्थात हमें पिंजरों में बंद कर दिया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, हमारे ऐसे अरमान थे, हमारी ऐसी इच्छाएं थीं, हमारी ऐसी आकांक्षाएं थीं। क्या थी? कि नीले नभ की सीमा पाने, हम जो नीला आसमान है उसकी सीमा को पार कर जाएंगे। अर्थात हम अपनी जिद पर इतने अड़े हुए थे या इतने अड़ते थे, हम तो नीले आसमान को ही पार कर जाएंगे। क्या है ये, कितना बड़ा है। अर्थात हमें अपने पंखों के आगे कुछ भी असीम नहीं लगता था। कहते हमारी ऐसी इच्छाएं थी कि हम नीले आसमान की सीमा तक, नीले आसमान के अंत तक पहुंच जाएंगे। अब ये नीले नभ को मैंने बोल्ड क्यों किया है? क्योंकि ये ध्यान दीजिए किसके बारे में बता रहे हैं इसमें, नीले नभ में नभ के बारे में, आसमान के बारे में। तो जिसके बारे में बताते हैं बच्चों वो होता है विशेष्य। तो नभ होगा विशेष्य, और नभ की विशेषता क्या है? नीला।
तो नीला हो गया विशेषण। और विशेषण यदि विशेष्य की अच्छाई या बुराई को बताता है तो उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे गोरा लड़का, तो गोरा गुण को बता रहा है इसलिए वो गुणवाचक विशेषण हुआ। इसमें दोष भी आते हैं, जैसे काला लड़का तो हो जाएगा। या आप और भी कर सकते हैं, जैसे अच्छी बातें, और आप ये भी कर सकते हैं गंदी बातें। दोनों किस में आएंगी? गुणवाचक विशेषण में। तो पंछी ये कह रहे हैं कि हमारी ये इच्छाएं थी कि हम नीले आसमान की सीमा को पा जाएंगे और अपनी चोंच को खोल करके, कैसी चोंच को खोल करके? जो कि लाल किरण जैसी है, क्योंकि चोंच पतली होती है, एक लाइन जैसी होती है, गोल्डन लाइन जैसी, रेड लाइन जैसी। तो कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी चोंच को खोल करके, और कैसी चोंच को? जो कि लाल किरण जैसी है, और उससे फिर चुगते तारक अनार के दाने, फिर हम तारे रूपी अनारों के दानों को चुनते। अर्थात हम ऊपर पहुंचते आसमान में और वहां पर तारों को चोंच मारते, और तारों को यहां पर अनार माना है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। क्षितिज कहते हैं जहां पर आसमान और पृथ्वी मिलते हैं। और इसका एक दूसरा अर्थ ये भी हो गया कि क्षितिज मतलब दिगंत, जहां पर दिशा का अंत हो रहा है, बिल्कुल ऊंचाई। तो कहते हैं हमारी इस सीमाहीन क्षितिज से, ये जो आसमान है जो कि बहुत दूर तक है, हम उनसे इन पंखों की होड़ा होड़ी करते, प्रतिस्पर्धा करते, प्रतियोगिता करते। फिर क्या होता? या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वो आसमान हमसे मिल जाता, और या तनती सांसों की डोरी, या हमारी सांसों की डोरी तन जाती, अर्थात हम मृत्यु को प्राप्त कर जाते। लेकिन हम अपने इन पंखों से एक प्रतिस्पर्धा जरूर करते, लेकिन तुमने हमें पिंजरे में डाल दिया और हमारी स्वतंत्रता का हनन कर दिया। अब ये सुख हमसे छूट गए। अंत में पक्षी कवि के माध्यम से अंत में देखिए क्या विनय कर रहे हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ मतलब घोंसला। कहते आप हमें चाहे टहनी का घोंसला मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे आप हमारे सहारे को तोड़ मोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कहते लेकिन अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी आकुल उड़ान में, बेचैन उड़ान में, जिस उड़ान के लिए हम बहुत उत्सुक हैं, बेचैन हैं, उत्साही हैं, उसमें विघ्न मत डालो, उसमें परेशानी मत डालो। अर्थात हमें भगवान ने पंख दिए हैं जो कि हमारे लिए उपहार हैं, वही बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए हम जो है परतंत्रता को स्वीकार नहीं करते। और बच्चों, परतंत्रता किसी को भी अच्छी नहीं लगती। हम भी कितने साल अंग्रेज़ों, मुगलों, हूणों, शकों के परतंत्रता में रहे, क्या हमें अच्छी लगी? क्या हमें कोई एक घर के अंदर बंद करके सोने का पलंग और सोने चांदी की थाली में अगर अच्छा अच्छा खाना दे दे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? भले व्यक्ति कम खा ले, भले व्यक्ति कम पहन ले, भले व्यक्ति कम गुणवत्तापूर्वक जीवन बिता ले, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, प्राणी को, पशु को, पक्षी को परतंत्रता प्रिय नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं पराधीन सपने हो सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। तो यही बात पक्षियों ने कही है। तो ये काम आप आज करेंगे, पूरी कविता को लिखेंगे, कविता के अर्थ को लिखेंगे और कविता में आए हुए कठिन शब्दों को लिखेंगे। ये काम 2 दिन का है। और अगले 2 दिन में आप प्रश्नों को करेंगे। कौन कौन से प्रश्न देखिए। मुख्य प्रश्न, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? ये बीच में मैंने आपको बताया कि पक्षियों को परतंत्रता क्यों पसंद नहीं है। और दूसरी, पक्षी उन्मुक्त रहकर, आज़ाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तीसरे प्रश्न को छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पक्षियों को पालना उचित है या नहीं? इस पर आप अपने विचार लिखिए।
मतलब कुछ लोगों का ये तर्क होता है कि नहीं पक्षी पालने चाहिए, और कुछ लोगों का तर्क ये होता है कि नहीं पक्षी नहीं पालने चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, इस पर आप अपने विचार लिखेंगे। अगला, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, और अगर पाला है तो उसकी देखरेख किस प्रकार से की जाती होगी, और नहीं पाला है तो इसका उत्तर बनेगा ही नहीं। अगला प्रश्न, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, मतलब आज़ादी ही खत्म नहीं होती, बल्कि पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि वो पर्यावरण को भी पूर्णता प्रदान करते हैं कई दृष्टियों से। तो इस विषय पर 10 पंक्तियों में आप अपने विचार लिखेंगे कि पक्षियों को जब हम परतंत्र कर देते हैं तो हमारे पर्यावरण पर, हमारे इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ता है। अगला प्रश्न, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है, अपना रहने का स्थान बनाया है, और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह का प्रबंध करना जरूरी समझेंगे, लिखेंगे। तो इन प्रश्नों का उत्तर आप 2 दिन में करेंगे। और आगे 2 ग्रामर हैं। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक विशेषण मैंने आपको बताया, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, तो आप नोट करें, वो विशेषण जो कि गुण को बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो दोबारा बोलिए मेरे साथ, गुणों को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण होते हैं। और विशेषण क्या होते हैं, किसी भी नाम की विशेषता को विशेषण कहते हैं। अब जैसे स्वर्ण श्रृंखला, तो इसमें किसके बारे में बता रहे हैं, श्रृंखला। तो श्रृंखला क्या हो गया, विशेष्य। उसकी विशेषता क्या है, स्वर्ण। तो स्वर्ण क्या हो गया, विशेषण। लेकिन ये विशेषण कैसा है, सोने का, मतलब एक अच्छाई है। तो जो अच्छाई या बुराई अगर विशेषण के रूप में आ जाए तो उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ऐसे लाल किरण सी चोंच, अब लाल किरण किसके बारे में बता रहे, किरण। अब कैसी किरण है, लाल। तो लाल क्या है, एक गुण है, तो इसलिए वो कैसा हुआ, गुणवाचक विशेषण। इसी तरह से आप इस पाठ से 3 और उदाहरण ढूंढ करके लिखेंगे, या आप अपने हिसाब से 10 उदाहरण खुद लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, गोरा बच्चा, मोटा लड़का, अच्छा खिलाड़ी, सफ़ेद ट्यूबलाइट, नीला आसमान, साफ पानी, गंदे कपड़े। इसमें बुराइयां भी आएंगी, ध्यान रखिए, गुणवाचक का केवल गुण नहीं है, इसमें दोष भी आते हैं, ठीक है। जैसे गंदा पानी, गंदे कपड़े, ये भी आएगा। तो आप लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, सुनिए, हेडिंग डालेंगे गुणवाचक विशेषण, फिर आप लिखेंगे जो गुणों को बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण होता है किसी नाम की विशेषता। फिर आप लिखेंगे 10 उदाहरण। अगली व्याकरण देखिए, द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब होता है जोड़ा, समास कहते हैं शब्द का छोटा रूप, मतलब जो हम शब्द बोलते हैं उन्हीं को जब हम छोटा कर देते हैं तो समास कहलाते हैं। जैसे हमारे लिए, हमारे पास सामने शब्द है भूखा और प्यासा, ये शब्द है, अब हमने इसको छोटा कर दिया लेकिन अर्थ में अंतर नहीं आया तो समास कहलाएगा। जैसे भूखा प्यासा, तो और हट गया लेकिन अर्थ में अंतर नहीं आया। तो ऐसे शब्दों के जोड़े, मतलब शब्दों के जोड़े, ऐसे समास जिनमें जोड़े होते हैं उनको द्वंद्व समास कहते हैं। तो भूखे प्यासे, तो इसका अलग अर्थात इसको विग्रह क्या होगा, भूखे और प्यासे। तो इन दोनों शब्दों के बीच में लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं। सामासिक चिन्ह मतलब समास वाला निशान। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, अर्थात जहाँ जहाँ ये शब्द चिन्ह लगा होता है इसका अर्थ है और। जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इसी प्रकार के आप 10 उदाहरण और लिखोगे। जैसे
माता पिता, तो होगा माता और पिता, ठीक है। और आप रात दिन, रात और दिन, ठीक है। इसी प्रकार से आप और 10 उदाहरण आप द्वंद्व समास के लिखेंगे, वो आप इस कविता से भी ले सकते हैं और इस कविता के अलावा अपने विवेक के आधार पर भी ले सकते हैं या किसी और पाठ से भी ढूंढ करके लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपको नहीं समझ में आई है तो इस वीडियो को दोबारा से समझिए, आपको ये कविता समझ में आ जाएगी। अन्य कोई भी आपको समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हिंदी के प्रति प्रेम और हिंदी के प्रति कार्य के प्रति श्रेष्ठता हमारा कर्तव्य होना चाहिए और विद्या अर्थात ज्ञान प्राप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य रहना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य सबसे पहला अपने सेहत को हम सही रखें, दूसरा हम अच्छे पढ़ाई करें और जब हम अच्छी पढ़ाई कर लें उसके बाद हम कोई ना कोई दिन में एक अच्छा काम अवश्य करें। तो आपको यह कविता समझ में आई होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। यह वीडियो पूरे सप्ताह के लिए है, तो आप उसको 3 भागों में बांट लें। पहला भाग कविता लिखना, कविता का अर्थ लिखना और कविता के शब्द अर्थ लिखना। दूसरा भाग कविता के प्रश्नों के उत्तर लिखना। तीसरा भाग इसकी 2 जो व्याकरण मैंने आपको पढ़ाई है, गुणवाचक विशेषण और द्वंद्व समास, उसको करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हो गई। चल चल।